की ओर बढ़ते हैं। ग्रेट। आप सभी लोगों को मैंने ऑलरेडी कल जो हमारा सेशन चल रहा था उस सेशन पर हमने आपको काफी सारी चीजें सिखाई थी, बताई थी। आई थिंक सो वो आपको याद होंगी अभी सभी चीजें। सभी को वो सारे चैप्टर्स जो चीजें बताई गई हैं आपको याद है ना? हाँ जी। ये सर। चलिए जी, आपको क्या क्या बताया गया था वापस एक बार फटाफट रिवाइंड कर देते हैं हम लोग। यस। प्रपोजल राइटिंग के अंदर आपको प्रपोजल को दो सेक्शन में बांटा गया। आपके प्रपोजल को अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और अबाउट द प्रोजेक्ट, ये दो सेक्शन में आपके पूरे सेशन को बांटा गया था। नेक्स्ट हमारे अबाउट द एप्लीकेशन का जो सेक्शन था उसके अंदर आपको बताया गया था कि आपको कौन कौन से डिटेल्स इसमें देनी होती है, जैसे कि अबाउट द एप्लीकेंट या अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको संस्था का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, लीगल स्टेटस और डिटेल्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन देनी होती है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेम पेन की तरह। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर आपका पोस्टल एड्रेस, नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन, सेकेंडरी पर्सन और ऑफिशियल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। लीगल स्टेटस के अंदर आपकी जेनेसिस, आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्ट्रेशन डिटेल, डिटेल ऑफ टैक्स एग्जाम्पशंस और एफसीआरए या बैंक डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन देना था आपको, विजन, मिशन, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, एरिया ऑफ की वर्क्स एंड प्रोजेक्ट जो भी आपके पूरे हो चुके हैं या चल रहे हों। देन आफ्टर सेक्शन 2 था हमारा अबाउट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के बारे में हमें क्या देना था? प्रोजेक्ट प्रपोजल पार्ट ए और पार्ट बी। हमने इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया था। जहां से भी डिस्टर्बेंस आ रही हो अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। अपने आप को जब भी आप लॉगिन करें आप म्यूट रखा कीजिए अपने आप को। चलिए जी, पार्ट ए और पार्ट बी। हमने प्रोजेक्ट समरी और प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में हमें दो पार्टों में डिवाइड करना अपने प्रपोजल को। तो प्रोजेक्ट समरी के अंदर हमने जो पार्ट्स दिए हैं, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट लोकेशन, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, प्रपोज्ड टाइम फ्रेम ऑफ द प्रोजेक्ट, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, फंडिंग सोर्सेज और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। ये चीजें हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। एम आई राइट? यहां तक सभी का कंप्लीट है? कंप्लीट लिख दीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर, फटाफट आ जाइए चैट बॉक्स में। कंप्लीट CMP लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए फटाफट चैट बॉक्स में CMP। ग्रेट, सभी का यहां तक कंप्लीट हो गया। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। सर मुझे इंटीमेट करते रहिएगा अगर बीच में मेरी वॉइस वगैरह अगर चली जाती है तो मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा सर प्लीज। ओके सर। धन्यवाद। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया था। डायरेक्टली आपका जो पैन कार्ड है उस पर जो लिखा रहता है आपका संस्था का नाम, सिर्फ वही लिखना है आपको। सॉरी 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 सॉरी, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर ध्यान रखिएगा, आपको बताया गया था कि आपका जो नाम है वो ना ज्यादा लंबा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा होना चाहिए, है ना? और उसके अंदर पांचों जवाब होने चाहिए। आपके टाइटल के अंदर ना पांचों जवाब होने चाहिए, क्या, किसको, कहाँ, क्यों और कौन। ठीक है? जैसे मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था, कल का हमारा एग्जाम्पल क्या था? कोई भी साथी बता सकता है मुझे चैट बॉक्स के अंदर हमने कल का एग्जाम्पल क्या दिया था इस प्रोजेक्ट टाइटल का? एनीवन इन द चैट बॉक्स? एनीवन इन द चैट बॉक्स? हमने एग्जाम्पल क्या दिया था डे बिफोर यस्टरडे? कोई भी साथी आ जाइए, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए हमने एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया था। किसी को भी नहीं पता? भाई परसों आप क्लास के अंदर थे तो ऑलरेडी आपने सीखा होगा। दैट मीन्स कि हम क्लास में प्रेजेंट जरूर होते हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है। हमने आपको एग्जाम्पल दिया था डेयरी फार्मिंग फॉर ट्राइबल वुमन इन झज्जर हरियाणा। डेयरी फार्मिंग फॉर ट्राइबल वुमेन इन झज्जर हरियाणा।
ये एग्जांपल दिया था ना हमने आपको, यस और नो। यस और नो इन द चैट बॉक्स। सर ध्यान रखेंगे, याद रखिएगा, मेरा काम है आपको सिखाना, आप नहीं सीख पाएंगे ये आपकी कमी है, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और होता है, हम तुरंत तत्काल चीजों को नोट डाउन नहीं करते हैं। चलिए जी, हमारा एरिया ऑफ द प्रपोज एक्टिविटी क्या है? प्रपोज एक्टिविटी क्या है हमारी? डेयरी फार्मिंग। वट का मतलब है क्या? क्या? डेयरी फार्मिंग। हुम किसके लिए? टारगेट ग्रुप क्या है? ट्राइबल वुमन। क्या है? ट्राइबल वुमन। वेयर कहां? झज्जर हरियाणा। क्लियर है? एक्सपेक्टेड आउटकम इज विजिबल। हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो विजिबल होना चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं? वाई? भाई जाहिर सी बात है, वुमन एम्पावरमेंट दिख रहा है इसके अंदर, क्योंकि वहां पर हमारा टॉपिक क्लियर है ना, ट्राइबल वुमन, है ना? तो वुमन एम्पावरमेंट, सोशल वैल्यूज, हमारी सोशल वैल्यूज हमें वहां पर दिख रही हैं। हमारी सोशल वैल्यू क्या है वहां पर? एनीवन इन द चैट बॉक्स प्लीज, व्हाट इज द सोशल वैल्यू देयर? वहां पर हमारी सोशल वैल्यू क्या है? कोई भी एक साथी। कल बड़े आराम से इत्मीनान से आपको बताया गया था, समझाया गया था। मोटिवेशन। सर सोशल वैल्यू हमारी पता है क्या है? इट्स ए ट्राइबल वुमन प्रोजेक्ट। इट्स ए ट्राइबल वुमन प्रोजेक्ट, नाम पर इंडिकेटेड है। इट्स ए ट्राइबल वुमन प्रोजेक्ट, ये हमारी सोशल वैल्यू हो गई। काउ फार्मिंग नहीं है सर, आप सुन ही नहीं रहे चीज को। डेयरी फार्मिंग फॉर ट्राइबल वुमन इन झज्जर हरियाणा, ये है मेरे प्रोजेक्ट का टाइटल। डेयरी फार्मिंग फॉर ट्राइबल वुमन इन हरियाणा। नोट डाउन कर लीजिए पहले एक बार, सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। डेयरी फार्मिंग फॉर ट्राइबल वुमन इन हरियाणा, इन सॉरी इन झज्जर हरियाणा। चलिए जी, डेयरी फार्मिंग फॉर ट्राइबल वुमन इन झज्जर हरियाणा। अब यहां पर सबसे पहले इस प्रोजेक्ट टाइटल को ध्यान से देखिए। डेयरी फार्मिंग फॉर ट्राइबल वुमेन इन झज्जर हरियाणा। शॉर्ट है, ज्यादा लंबा भी नहीं है, ज्यादा छोटा भी नहीं है। इट्स नाइदर टू शॉर्ट, नाइदर टू लॉन्ग है और नॉर टू शॉर्ट है। दूसरा, एरिया ऑफ द प्रोपोज एक्टिविटी मेरी क्या है? डेयरी फार्मिंग। व्हाट, हम क्या कर रहे हैं? क्या? डेयरी फार्मिंग। किसके लिए कर रहे हैं? टू हुम। हुम किसके लिए? जवाब क्या आएगा आपका? चैट बॉक्स में टाइप करते रहिए फटाफट। किसके लिए कर रहे हैं हम? होम का जवाब क्या आया? ट्राइबल वुमन। वैष्णवी सोशल वर्क फाउंडेशन। थोड़ी सी बुद्धि को खोल के रखिए सर, बुद्धि को खोल के रखिए। क्या कर रहे हैं? डेयरी फार्मिंग। होम किसके लिए कर रहे हैं? ट्राइबल वुमेन के लिए। वेयर कहां कर रहे हैं? ट्राइबल वुमन लिखवा है सर, वुमन, वुमन, ह्यूमन नहीं, वुमेन, विमेन, जिसे हम वुमेन भी बोलते हैं, WOMEN, है ना? कहां कर रहे हैं? वेयर? झज्जर हरियाणा। क्लियर है? झज्जर हरियाणा, ग्रेट। वाई, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? वुमेन एम्पावरमेंट। जवाब क्या निकलेगा? क्योंकि वहां टाइटल से ही प्रेजेंट हो रहा है, हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं ना, उसमें पर्टिकुलर मेंशन है ट्राइबल वुमेन के साथ। हम अब ट्राइबल को हटा देते हैं, हम वुमेन पे आते हैं। तो हम वुमेन्स को डेयरी फार्मिंग क्यों करवा रहे हैं? इससे क्या होगा? वुमेन एम्पावरमेंट। क्लियर है? क्लियर है ना? इससे महिलाएं अगर अपने खुद के उद्योग लगाएंगी, खुद के जो है डेयरी फार्म खोलेंगी, तो उनका क्या होगा? एम्पावरमेंट होगा, है ना? वाई झलक गया। हु, कौन? आपकी सोशल वैल्यू क्या कहती है? इट्स ए ट्राइबल कम्युनिटी प्रोजेक्ट। सोशल वैल्यू क्या हो गई इसकी? इट्स ए ट्राइबल कम्युनिटी प्रोजेक्ट। आपका जो प्रोजेक्ट है वो ट्राइबल कम्युनिटी है।
हु इज इंडिकेटिंग योर सोशल वैल्यू? आपकी सोशल वैल्यू को कौन इंडिकेट कर रहा है? ट्राइबल कम्युनिटी प्रोजेक्ट, है ना? ट्राइबल है सर, ट्राइबल, ट्रेवल नहीं, ट्राइबल, ट्राइबल। आपको यही नहीं पता होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं ट्राइबल वुमन की, ट्रेवल वुमन भी कोई होता है क्या शब्द? नहीं ना। ट्राइबल, ट्राइबल कहा जाता है आदिवासी, आई थिंक सो, जहां तक मुझे याद है। या पिछड़ी जनजाति वगैरह जो भी होता है। तो ये चीज बड़े ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। प्रोजेक्ट समरी हमने सीखी थी। प्रोजेक्ट समरी के अंदर हमें पता था कि इसको हमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारे? टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट लोकेशन, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, प्रपोज्ड टाइम फ्रेम ऑफ द प्रोजेक्ट, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, फंडिंग सोर्स और इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। अभी हम प्रोजेक्ट प्रपोजल के इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर हैं, याद रखिएगा। अभी हम इंट्रोडक्शन सेशन के अंदर हैं। अबाउट द प्रोजेक्ट में टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट क्या रहेगा, सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन क्या रहेंगे, आपको हर एक चीज बताई गई थी। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट हम बता चुके हैं आपको अभी, कि आपके टाइटल से हर एक चीज छलक जानी चाहिए उसकी, यानी कि टाइटल में ही पूरा प्रोजेक्ट विस्तृत रूप से गढ़ा गया हो। कहने का मतलब शब्द कम और काम ज्यादा, है ना? और बताया गया था आपको कि जब आप अपना टाइटल लिखते हैं तो 45 से लेकर 60 लेटर्स होने चाहिए। लेटर्स, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर जिसे बोलते हैं। इसमें स्पेस, कोमा सब इंक्लूड हो जाता है, याद रखिएगा। जब हम टाइटल लिखते हैं तो 45 से 60 अल्फाबेट्स जो होते हैं ना हमारे, वही यूज होते हैं। 45 से लेकर 60 तक। अगर उसमें आपने स्पेस यूज किया तो वो भी काउंट हो जाता है। टाइटल को इसके हिसाब से लिखना होता है। सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन क्या क्या होते हैं, आपको कुछ सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन शेयर किए गए थे। सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन कुछ शेयर किए गए थे आपके साथ, याद होगा आपको। और बताया गया था सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन क्यों निकलते हैं। जब हम किसी प्रोजेक्ट को करने चाहते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी गतिविधियां निकल जाती है। जैसे हम वुमेन्स, ट्राइबल वुमेन्स को अगर हम जो है ये डेयरी फार्मिंग सिखाएंगे, अगर हम कुछ भी सिखाते हैं उनको, तो सबसे पहले उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग क्या हो गया, ट्रेनिंग क्या बन गया हमारा, इंटरवेंशन। क्लियर है? चलिए जी। पशुपालन से संबंधित उनको ज्ञान देना पड़ेगा। ये क्या बन गया हमारा, सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन। ऐसे ही हम मान लीजिए भिक्षावृत्ति के लिए काम कर रहे हैं, बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करना क्या है, आपका एरिया ऑफ इंटरवेंशन है। उसके बाद उनकी काउंसलिंग, ये आपका एरिया ऑफ इंटरवेंशन है। और कोशिश कीजिए हर एरिया ऑफ इंटरवेंशन में आप एक जो है कोऑर्डिनेटिंग पार्टी को साथ में ज्वाइन कर लीजिए, यानी कि आपकी इंप्लीमेंटेशन पार्टनर के अंदर वो संस्थाएं बढ़ जाएंगी। सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन के बाद आती है प्रोजेक्ट समरी। प्रोजेक्ट समरी, सॉरी, प्रोजेक्ट समरी के अंदर हम सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन कर चुके थे। सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन के बाद आया था हमारा प्रोजेक्ट प्रपोज लोकेशन। इसके अंदर हमें पर्टिकुलर डिटेल देनी होती है, ध्यान रखिएगा। बहादुरगढ़ या झज्जर ये कहां पर है ये मैं जानता हूं। हमारे जो पार्टी है जिसको हमें फाइनेंस, जो हमें फाइनेंस देने वाली है, जो हमारे प्रोजेक्ट को जो है फाइनेंस करने वाली है, उसको कुछ नहीं पता कि झज्जर कहाँ है, बहादुरगढ़ कहाँ है। तो जब आप अपना एड्रेस देंगे वो कंप्लीट देंगे। आपको सिखाया गया है, जैसे अगर मैं लिखता हूं कि आसोदा, सापला, बामनोली, कानोंदा एटसेट्रा, ये उसको नहीं पता ये क्या है, गांव है, शहर है, कस्बे हैं, क्या है, कुछ नहीं पता उसको। इसको यूज नहीं करना है। आपको कैसे यूज करना है, अगर आप ऐसा यूज करेंगे तो आपको रिमार्क क्या मिलेगा उसके पार्टी की तरफ से, अनस्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल डाटा या डिटेल्स ऑफ लोकेशन अनक्लियर, ये एरर मार्क मिलेगा आपको और आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आसोदा, सापला, बामनोली, कानोंदा विलेजेस इन बहादुरगढ़ देहात ऑफ बहादुरगढ़ ब्लॉक इन डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा, कंप्लीट। जिससे कि ज्योग्राफिकल लोकेशन सामने वाला व्यक्ति तुरंत निकाल सके कि आप किस एरिया के लिए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। ये होता है प्रपोज प्रोजेक्ट लोकेशन लिखने का तरीका। फिर हम बात कर रहे थे, प्रपोज प्रोजेक्ट लोकेशन हो चुकी है हमारी। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ बेनिफिशरीज पर। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशरीज के हमने दो पार्ट में बांटा था, डायरेक्ट बेनिफिशरीज और इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज। डायरेक्ट बेनिफिशरीज को कौन से, जिनको डायरेक्टली आपके काम से फायदा मिल रहा है। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सेट किए थे। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था
कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि भाई मैं आरटीई के ऊपर काम कर रही, मेरी संस्था का प्रोजेक्ट है आरटीई से रिलेटेड, तो मेरे डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन है? 6 से 14 साल तक के बच्चे। क्लियर है? अगर मैंने इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज की बात करूं, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया था, क्या, कौन सा एग्जांपल था वो? अगर हम जो है बात कर रहे हैं कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो यूथ से रिलेटेड हो, अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, तो उसमें हमारे जो अडल्ट्स हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हो गए अडल्ट्स। इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज क्या हैं? जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी चिल्ड्रंस हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हो गए। कैसे? एक एग्जांपल मैंने दोनों के लिए दिया था। क्या? हमने प्रोजेक्ट लगाया है मातृ वंदना योजना के ऊपर। हम महिलाओं को गर्भाधारण से लेकर और बच्चे के लालन पालन तक के हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि महिलाओं को गर्भधारण के समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, छठे महीने में क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, बच्चे को इंजेक्शन कौन कौन से किस किस महीने में लगाने चाहिए। हमने ये सारी चीज उनको, यानी कि जो आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी वाली जो है, हाँ बिल्कुल, माँ और बच्चे वाला एग्जाम्पल, बिल्कुल सर, वही एग्जाम्पल बता रहा हूं फिर से आपको। हमने उनको आंगनवाड़ी वाली जो सारी ट्रेनिंग है वो पहले से पकड़ा दी। डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन हुई? महिलाएं, जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज कौन हुए? वो बच्चे जो जन्म लेने वाले हैं। हम ट्रेनिंग किसको दे रहे हैं? गर्भवती महिलाओं को। क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? कि भाई पहले में जैसे शिशु का जन्म होता है तो उसको आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाना है ना, और पानी नहीं पिलाना है, वट जो भी हम सिखाते हैं उसको समय समय पर जो है आप जो है इंजेक्शन लगवाने, एक इंजेक्शन 1 महीने के बाद लगता है, फिर 2 महीने के बाद लगता है, फिर 3 महीने के बाद लगता है, फिर 9वें महीने के बाद लगता है, वट हम क्या दे रहे हैं? मैटरनिटी ट्रेनिंग। किसको? महिलाओं को। डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन हुई? महिलाएं। इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन हुए? वो बच्चे, क्योंकि इस ज्ञान से उन बच्चों को फायदा मिलेगा, तो वो हमारे क्या हो गए? इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज। तो दोनों को इंडिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज को अगर आप टैग कर सके तो जरूर टैग कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज को टैग कर सकते हैं तो। क्योंकि इससे क्या है, सामने वाली पार्टी ना आपका बजट देख लेती है। बजट का मतलब, आपने प्रोजेक्ट लगा रखा है 20 लाख का और आपका जो एरिया ऑफ बेनिफिशियरी, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज उसमें लिखा हुआ 50। अब 50 लोगों पे 20 लाख रुपए खर्च करना क्या समझदारी है एक साल में? नहीं ना। तो यहां से आपका जो है ना वो अकाउंट टैली हो जाता है। प्रोजेक्ट समरी, प्रोजेक्ट समरी के अंदर क्या क्या कर चुके हम? एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशियरी तक पहुंच चुके हैं। अब हम किस बारे में बात करने वाले हैं? प्रपोज टाइम फ्रेम ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रपोज टाइम फ्रेम प्रोजेक्ट का क्या रहेगा हमारा? ये हमें एस्टिमेटेड टाइम देना होता है स्टार्ट का और कंप्लीशन का। हम कब स्टार्ट कर रहे हैं, कब उसको खत्म कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट डेट अगर आप देंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर कुछ लेवल्स हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन का लेवल है, उसके बाद काउंसलिंग का लेवल है, उसके बाद जो है अकोमोडेशन का लेवल है, तो हर एक लेवल को जब आप इंडिकेट करेंगे तो उसकी जो एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम है वो आप जून 2023 फलाना 2000 महीना मतलब महीना और साल, दो चीजें यूज करेंगे। अगर एग्जैक्ट पूरे प्रोजेक्ट की डेट मांगी जाए तो वो एग्जैक्ट डेट आप देंगे, आप 31-30 मार्च तक इस प्रोजेक्ट को खत्म कर देंगे। आप 1 साल का बजट ले रहे हैं तो आपका 1 साल का बजट आप 30 मार्च तक कंज्यूम कर चुके होंगे, यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 30 मार्च को खत्म कर दिया जाएगा आपके द्वारा, है ना। आप शुरू कर रहे हैं जून में, मान लीजिए आज आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग डेट क्या रखेंगे? लगभग 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 जून। तो उसकी कंप्लीशन, डेट ऑफ कंप्लीशन क्या होगी? मान लीजिए आपका 5 जून है, 15 जून है, वट 1 साल के बाद, क्योंकि हम बजट 1 साल का देते हैं हमेशा, है ना। तो इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। लेवल जब हम बताते हैं कि भाई हम इसी लेवल पे काम करेंगे, तो वो लेवल वाइज जब हम देते हैं तो हमारा जो है बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस सितंबर 2023 तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम उनकी काउंसलिंग जो है नवंबर में खत्म कर चुके हैं, नवंबर 2023 में खत्म कर चुके होंगे। इस टाइप से आप लेवल वाइज जो है उसमें कर दीजिएगा, और बाकी आप उसको 12 महीने के लिए ही इंडिकेट कीजिएगा। जो भी प्रोजेक्ट आप देते हैं वो 12 महीने के लिए होना चाहिए। अब इसमें हम बात करेंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट की। एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है, ये एग्जैक्ट नहीं होती है, एस्टिमेटेड होती है, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा बहुत अमाउंट ऊपर नीचे चल सकता है, यहाँ पर आपको कोई बिलिंग नहीं लगानी होती है, क्योंकि अभी हम प्रोजेक्ट समरी के ऊपर बात कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट समरी है जो आपकी सिंगल 1 या 2 पेज में लिखी जाती है केवल, है ना। ये वो अमाउंट होता है जो हम फंडिंग एजेंसी से चाहते हैं, है ना। तो वो आपको अपनी करेंसी में लिखना होगा। अगर सामने वाली एजेंसी जो है दे रही है आपको डॉलर्स में, तो अमाउंट आप डॉलर्स में ही कैलकुलेट करके देंगे उनको, और वही अमाउंट होना चाहिए जो आपकी बजट शीट में है। ये चीज मैंने आपको क्लियर बता दी थी। उसके बाद हमारा जो लास्ट रह जाता है फंडिंग सोर्सेज। फंडिंग सोर्स में ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलरली एक संस्था के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है।
यानी कि जैसे ऑपरेशनल कॉस्ट हमारी खुद की संस्था उठा रही है, फिक्स्ड एसेट्स क्या हमने कॉस्टिंग के लिए अलग अलग संस्थाओं को मतलब अलग अलग फंडिंग एजेंसीज को फाइल दी हुई है। इससे आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो हाईलाइट हो जाता है, मतलब सामने वाली एजेंसी आप पे भरोसा कर सकती है, यार ये पर्टिकुलर सारा बर्डन हमारे ऊपर नहीं डाल रहा। और ये फंडिंग एजेंसी या उसके जो सोर्सेज होते हैं ना, ये हाईलाइट करने चाहिए, आपको दिखाना बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है, याद रखिएगा। दिस एड क्रेडेंस टू योर प्रपोजल, ये आपके प्रपोजल में एक क्रेडिबिलिटी को शो करता है। आपका प्रपोजल जो है वो क्रेडिबल हो जाता है, सामने वाली एजेंसी उस पर विश्वास करेगी बिल्कुल कि यार बंदे ने जेन्युइन प्रोजेक्ट दिया हुआ हमें, क्योंकि ये सारे खर्चों के लिए सिर्फ हमारे भरोसे नहीं बैठा है, अलग अलग फंडिंग एजेंसीज को डाल रहा है। क्लियर है? अब इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर ये क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर जैसे मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एक सर्वे का काम भी है, क्यों ना मैं, हमारे साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, मैं एक बार अब स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं। मेरे साथ मानव सेवा महिला सम्मान समिति जुड़ी हुई है। मैंने, मेरे क्षेत्र की संस्था ये, मैंने इनसे कहा कि सर आपको ना बहादुरगढ़ ब्लॉक के अंदर जितने भी ये भिखारी हैं, एक सर्वे करवाना है मुझे आपसे। जितने भी भिखारी हैं इनको आइडेंटिफाई करके आप मुझे डाटा दीजिए करीब कंप्लीट करके। अब इन्होंने कहा सर क्या डाटा देना है आपको? भाई उसकी फोटो खींच लीजिएगा आप, हैं उसका नाम अगर वो बता सके। कई बार क्या होता है, भिखारी वैसे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं या मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, तो वो कहाँ हैं, उनकी लोकेशन, है ना, मोस्टली वो कहाँ देखे जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इस टाइप की जो जो भी डाटा मुझे इनसे चाहिए था। मेरी इनसे बात होगी, इन्होंने कहा ठीक है सर, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपका एक काम कर दूंगा, लेकिन मैं अपने इस काम के लिए ना आपसे 50,000 रुपये लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लग रहा है कि मैंने अपना प्रपोजल सही हिसाब से बना के दिया है, तो मैं इनको डन कर लूंगा कि ठीक है सर, मेरा अगर प्रपोजल पास होता है ना तो ये काम मैं आपको सर्वे वाला आपको दूंगा। फिर मैंने जो है ऋणानुबंध सामाजिक संस्थान से बात की, उनसे मैंने कहा कि भाई इन इन सारे भिखारियों की काउंसलिंग वाला काम आपको करना है, क्योंकि आपका पहला का एक्सपीरियंस है, आप काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं। हर एक संस्था को जो मैं अपॉइंट करता हूं ना, तो उसके हिसाब से देखता हूं उसका बैकग्राउंड क्या कहता है। इनका काम है काउंसलिंग के काम करना, मानवाधिकार से रिलेटेड या महिलाओं से रिलेटेड काउंसलिंग पहले कर चुके हैं, इनका काउंसलिंग का एक्सपीरियंस अच्छा है। मैंने इनसे बात कर ली, इन्होंने कहा सर लगभग कितने लोग होंगे? मैंने अंदाजा बता दिया, सर लगभग 150 लोग होंगे। इन्होंने कहा ठीक है सर, हम आपका एक काम कर देंगे, हम पर पर्सन आपसे ना 2,000 रुपये चार्ज लेंगे। ठीक है जी, मेरी इनसे डन हो गई। तो ये जो मेरा जो लास्ट कॉलम था, अब मैं आ रहा हूं आपके वापस उसी स्क्रीन पर, सेम स्क्रीन पर वापस आ रहा हूं। इंप्लीमेंटेशन पार्टनर में क्या करूंगा, मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर पहले से इंडिकेट कर दूंगा कि भाई मैंने इस काम के लिए ये इंप्लीमेंटेशन पार्टनर अपने अपॉइंट किए हुए हैं, मुझे इस सारे प्रोजेक्ट का बजट बनाना है। सबको पता है कि महासंघ की टीम हमारा सारा काम करती है, सबको पता है सीए साहब का नाम लीलाधर जी है, भूषण खोटन कंपनी नाम है उनकी फर्म का। तो मैंने अकाउंटेंट्स के लिए, अकाउंट के वर्क के लिए इंप्लीमेंटेशन पार्टनर कौन दिखाया? भूषण खोटन कंपनी। इससे क्या है, मेरी क्रेडिबिलिटी और सॉलिड हो गई कि ये प्रोजेक्ट कोई एक व्यक्ति हैंडल नहीं कर रहा है, कई लोग हैं इसके अंदर। साथ साथ मैंने क्या किया, फंडिंग एजेंसी को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया। कैसे? जब बात आएगी ऑब्जर्वेशन की, तो सिर्फ मैं ही ऑब्जर्व थोड़े करूंगा, मैं सामने वाली पार्टी को भी तो कहूंगा सर आप ही समय समय ऑब्जर्व करते रहना, आपका ऑफिस यहीं पास में ही है। कोई भी व्यक्ति हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे प्रोजेक्ट लोकेशन पे आ सकता है, उसको ऑब्जर्व कर सकता है काम क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो मैंने उसको भी ऑब्जर्व यहां पर इंडिकेट कर दिया। तो जहां पर ऑब्जर्वेशन का कॉलम हम बनाएंगे, वहां पर हम क्या लिखेंगे? मोस्टली मोस्टली हमें क्या लिखना है? ऑब्जर्वेशन का जब हम कॉलम बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन फीडबैक का, तो वहां पर हम नाम डालेंगे फंडिंग एजेंसी का ही जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने उसको इंप्लीमेंटेशन पार्टनर में जोड़ लिया। यहां तक सबको क्लियर था? यहां तक सबको क्लियर है? एक बार फटाफट सब लोग क्लियर, लिखना नहीं है, एक बार आ जाइए फटाफट, वीडियो ऑन कर लीजिए आपका, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए फटाफट सभी लोग, पता लग जाए सभी लोग हैं या नहीं है। यस, हमें ये चीज क्लियर हो गई कि हमें करना क्या है। सॉरी माफी चाहूंगा मैं, मेरा कुछ वीडियो फिल्टर यूज हो गया है। सॉरी 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 सॉरी, ये कहाँ से आ गया भैया? वीडियो सेटिंग,
none. Choose video filters, none. none. Great. हो गया है ठीक। और चलिए जी, आई थिंक सो मेरी सेटिंग सब सही है। आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई यहां तक कि हमें क्या क्या करना है। और याद रखिएगा कि आपका ये जो सब बनेगा ना, ये आपका बनेगा सिंगल से डबल पेज के अंदर केवल, यानी कि फ्रंट साइड और उसकी बैक साइड। बस ये हमारे प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन होता है। हम प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी कुछ लोगों ने अभी तक अपने वीडियोज ऑन नहीं करे हैं, प्लीज आप लोग सर अपने वीडियोज ऑन कर लीजिए फटाफट। पता लगना चाहिए दैट यू आर लर्निंग। हम कई बार क्या होते हैं, कहीं भी घूम रहे होते हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। थोड़ा सा समय समय पर इस चीज को भी टैली करना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि वाकई में आप लोग कुछ सीख रहे हैं या नहीं। अब फटाफट से अपना एक प्रोजेक्ट समरी का फॉर्मेट लिखना स्टार्ट कर दीजिए। फटाफट मुझे दिखाइए पेन और कॉपी आपके हाथ में है या नहीं है। पेन आपका शो आउट कर दीजिए सर, कहां पर है। कुछ साथी मेरे साथ अभी ड्राइव कर रहे हैं, गलत है सर ये। समय निकालना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो सर आप अपनी जगह किसी और को अपॉइंट कीजिए। संस्था एक एकल व्यक्ति से नहीं चलती कभी भी, याद रखिएगा। और जब आप इन चीजों को नहीं कर पाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, सीखने का कोई फायदा नहीं होगा आपको। चलिए जी, समरी के अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट नोट डाउन कीजिए फटाफट। प्रोजेक्ट समरी, इसका पहला पॉइंट आएगा हमारा टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। सेकंड पॉइंट आएगा हमारा सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन। सेकंड पॉइंट सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन। थर्ड पॉइंट प्रपोज्ड प्रोजेक्ट लोकेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या है, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। सेकंड क्या है, सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन। थर्ड क्या है, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट लोकेशन। फोर्थ पॉइंट एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशरीज। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, इसमें मैंने आपको जो जो कॉलम बताए थे वो आपको खुद करने हैं। मैंने आपको सब मेन टाइटल्स दे दिए हैं, जैसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी, इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी, वो आपको लगाना है खुद। प्रपोज टाइम फ्रेम, प्रपोज टाइम फ्रेम। फिफ्थ पॉइंट प्रपोज टाइम फ्रेम। सिक्स्थ पॉइंट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सिक्स्थ पॉइंट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और हमारा सेवंथ पॉइंट क्या था, फंडिंग सोर्सेज, सॉरी इंप्लीमेंटेड प्रोजेक्ट्स, कि हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर लिए हैं। इंप्लीमेंटेड प्रोजेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट था फंडिंग सोर्सेज, और लास्ट पॉइंट था इंप्लीमेंटेशन पार्टनर। आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। चलिए जी, हमने दो पॉइंट्स में इसको कन्वर्ट किया था। पार्ट ए क्या था हमारा, प्रोजेक्ट समरी का। पार्ट ए क्या था हमारा, प्रोजेक्ट समरी का। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको फिर से वहीं लेके चल रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट पर जहां से हमने इसको स्टार्ट किया था। प्रोजेक्ट लिखना जब स्टार्ट किया था तो हमने आपको वहीं बताया था कि सबसे पहला हम अपने प्रोजेक्ट को दो हिस्सों में बांट रहे हैं। कौन से दो हिस्से थे, प्रोजेक्ट समरी था और फिर प्रोजेक्ट डिटेल्स था। क्लियर है सभी को। हम प्रोजेक्ट समरी को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम किसको कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोजेक्ट समरी को। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर जो मेन होता है। देखिए अभी तक हम कितने दिनों की क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, 10 से 12 दिन लगा चुके हैं हम इसके ऊपर। और अब हम पहुंचे हैं प्रोजेक्ट की मेन चीज पर, जो इसका हार्ट होता है। तो समझ लीजिए कि अगर वो आगे वाली चीजें आपकी दुरुस्त हैं तो आपके जो फंडिंग एजेंसी है ना वो इस पेज तक पहुंचेगी, नहीं तो नहीं पहुंचेगी। इसके अंदर पार्ट बी प्रोजेक्ट डिटेल्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें देनी होती हैं, नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। टाइटल डालिए प्रोजेक्ट डिटेल्स। टाइटल क्या रहेगा, पार्ट बी प्रोजेक्ट डिटेल्स। टाइटल कर दीजिए पार्ट बी प्रोजेक्ट डिटेल्स। लिखना स्टार्ट कीजिए सर, पार्ट बी प्रोजेक्ट डिटेल्स। क्योंकि मैं अगर आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूंगा डायरेक्टली तो आप लिखेंगे नहीं, फिर आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे।
इसलिए पहले लिखवाऊंगा, जब आप भी लिख चुके होंगे उसके बाद मैं लिख के अपने साथ आपकी जो ये हैंडबुक है इसके साथ आया करूंगा फिर मैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या हमें इंक्लूड करना है वो है बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट। नोट कर लीजिए, बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट। नोट कीजिए पहला पॉइंट, बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट। स्क्रीन नहीं चलेगी सर, स्क्रीन के ऊपर मत ध्यान दीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, मुझे ध्यान से सुनते रहिए। पहला पॉइंट इसमें जो हमें डालना होता है वो है बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट। हो गया है सबका क्लियर? सेकंड पॉइंट, असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, फटाफट आ जाइए। असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, मैं आपको बता रहा हूं पार्ट बी के बारे में। हम काम कर रहे हैं किस पर? पार्ट बी पर, जिसका टाइटल है हमारा क्या? प्रोजेक्ट डिटेल्स। ये ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग काम करते हैं ना, लिखते हैं, ऐसे ही आपको क्लासेस देने के लिए हमें भी पूरी तैयारी करनी होती है और हर एक चीज को टाइप करना होता है। टाइप करने के बाद फिर कहीं इसको जो है ग्राफिक्स दिए जाते हैं, जैसे मैं क्लिक करता हूं तो चीजें आपके सामने प्रेजेंट होती है। तो आपको क्लासेस देने के लिए यकीन मानिए बहुत, हमें भी बहुत मेहनत करनी होती है। तो प्लीज, अगर आपको जो चीजें सिखाई जा रही है ना, अगर आप उसको आज भी नहीं सीख पाए, ठीक है, तो फिर आप जिंदगी में कभी नहीं सीख पाएंगे। बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर वही है, आपके पास एक ही हथियार है, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट को पैसा दीजिए, छुट्टी। ठीक है, और मेरे ख्याल से उससे दयनीय स्थिति किसी और संस्था की फिर नहीं होगी, अगर आपको सीखने के बावजूद किसी कंसल्टेंट को पैसा देना पड़ रहा है प्रोजेक्ट लिखने के लिए। तो बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट पहला। दूसरा मैंने आपको लिखवाया था असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे हर एक चीज को। तीसरा, टारगेट ग्रुप। मैं लगातार आपके साथ टाइप करता जा रहा हूं, देखिए, टारगेट ग्रुप। चौथा, ऑब्जेक्टिव्स। चौथा पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स। पांचवा, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। छठा, इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। उसके बाद द प्रोजेक्ट आउटकम्स। द प्रोजेक्ट आउटकम्स, है ना? उसके बाद मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। उसके बाद कंट्रोल्स ऑफ फाइनेंसेस। देन आफ्टर, प्रोजेक्ट टीम। और लास्ट में आएगा आपका प्रोजेक्ट बजट। ये सभी चीजें आपको मेंशन करनी है। अभी तक जो हमने किया वो या तो पॉइंट वाइज था या फिर डॉटेड था, है ना? अब यहां पर आएगी बात पैराग्राफ लिखने की। यहां पर आप पैराग्राफ वाइज राइटिंग करेंगे। कुछ चीजें पॉइंट्स में भी चलेंगी, कुछ पैराग्राफ्स में भी चलेंगी। एक एक करके हर एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं, राइट? आर यू रेडी? चैट बॉक्स में आ जाइए। बेशक आपका जो है वीडियो ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। वीडियो ऑफ कर दीजिएगा सभी अपना, कोई दिक्कत नहीं। चैट बॉक्स में आ जाइए। आर यू रेडी? READY, रेडी लिख के आप मुझे कंफर्म कर दीजिए। आर यू रेडी? एक एक चीज को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। अब यहां पर आने से पहले, मैं आपको बड़ी प्यारी चीज बताना चाहता हूं।
एक प्रपोजल जो होता है ना, वो प्लानिंग फेज से निकलता हुआ जाता है। हमें प्लानिंग करनी होती है एक प्रोजेक्ट के लिए। कई लोग क्या करते हैं, ग्रांट निकलते ही फटाक से कहते हैं सर प्रोजेक्ट मेरा बना के लगा दीजिए। याद रखिए, जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले होते हैं, अपना कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे होते हैं, उसकी प्लानिंग का जो समय होता है ना, वो 2 से 3 महीने का हो जाता है, कम से कम। एक प्रोजेक्ट के लिए ना 2-3 महीने पहले से प्लानिंग शुरू कर दी जाती है। और कई बार ये चीजें 2 से 3 से 4 साल भी ले लेती हैं। जैसे कि हमने महासंघ का क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इस प्रोजेक्ट के पीछे, ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसके पीछे 4 साल की मेहनत है, सबको पता है। आने वाले समय में हम कुछ चीजें और लॉन्च करने वाले हैं आपके साथ। ये क्या है? पिछले 4 साल की मेहनत है। अब आने वाले समय में हम अपने प्लेटफॉर्म यानी कि द एनजीओ गुरु चैनल के माध्यम से संस्थाओं को डायरेक्ट बेनिफिट देने वाले हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हम डायरेक्ट देने वाले हैं। ये क्या है? पिछले 4 साल की मेहनत है। अगर इन प्रोजेक्ट्स को आप सोचें कि हम एक दिन में चैनल खड़ा कर लें, क्या खड़ा कर पाएंगे आप? यस और नो? एक दिन में चैनल खड़ा हो जाएगा? यस और नो? चैट बॉक्स में आप चैनल क्रिएट कर लेंगे, अच्छी बात है, कॉपी कर लेंगे, ठीक है, आप एक चैनल बना लेंगे, लेकिन उस चैनल पर 10,000 लोग जुड़े हुए हों, पॉसिबल है? नहीं। उस पर हर एक वीडियोस को 500-700 लोग देखते हो, पॉसिबल है? नहीं। क्योंकि हमें डाटा लेना होता है, ध्यान रखिएगा। हमें अपनी चीज लोगों तक पहुंचानी है, तो हमें असेसमेंट पे काम करना होगा, क्राउड पर काम करना होगा। जितने ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी, उतना ही ज्यादा हमें बेनिफिट होगा। यही चीज प्रोजेक्ट के साथ भी तो लागू होती है। एक प्रोजेक्ट पूरी मेहनत के साथ लिख लीजिए, या फिर अच्छा पैसा खर्च करिए, कंसल्टेंट से लिखवा लीजिए, एक ही एजेंसी को भेजते रहिए, उद्धार हो जाएगा आपका? यस और नो? क्या उद्धार हो जाएगा? चैट बॉक्स में आइए, यस और नो? नहीं होगा ना। हमें कई जगह काम करना होता है, काफी जगह हमें देखना पड़ेगा, काफी जगह में सोचना पड़ेगा, राइट? तो ये जो चीज है, ये समय लेती है। समय हमें पूरा देना होता है। एक पर्टिकुलर फ्रेम हो जाता है प्रपोजल का हमारा। हमने बहुत सारी चीजें पीछे सीखी। हमें भैया एक जो है कवर लेटर भी डिजाइन करना है, हमें इंडेक्स भी डिजाइन करना हमें उसके बाद प्रोजेक्ट समरी भी डिजाइन करनी है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल भी देना है ना? बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद आप इस प्रोजेक्ट प्रपोजल, प्रोजेक्ट डिटेल पर पहुंचते हैं। मेन मेन इसका जो कहते हैं ना, कि हमने ऊपर की खाल और हड्डियों का ढांचा तो तैयार कर दिया, अब इसके अंदर मांस भरना है हमें, है ना? क्या खाल और हड्डी से इंसान शो हो सकता है? नहीं ना। अंदर हमें सारी चीजें फिक्स करनी पड़ेंगी, हैं? वो सारी चीजें अब फिक्स करने की जरूरत है हमें। ये है हमारी फिक्सिंग की चीज। कैसे हम इसको फिक्स करते हैं, कैसे हम इसको आगे लेके चलते हैं, वो सारी चीजें अब हम सीखने वाले हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, जब हम एक प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड की बात करते हैं, बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट, ये एक फॉर्मल रिपोर्ट होती है। कैसी रिपोर्ट होती है? आपकी रिसर्च की रिपोर्ट। आपकी रिसर्च क्या कहती है? आपने देखा होगा बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर काफी लोग एक डाटा लिखते हैं। कैसा? भादोड़ के अंदर इतनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अंदर लगभग इतनी महिलाएं हैं, उन महिलाओं में इतनी महिलाएं ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, जिनमें से इतनी मध्यम वर्ग में हैं अभी भी, इतनी जो है आज भी निम्न वर्ग में जी रही हैं, जिनके पास रोजगार वगैरह के संसाधन नहीं हैं, जिनके बच्चे शायद भूखे मरने पर मजबूर हैं, शायद वो रोजमर्रा की जरूरतें अपनी पूरी नहीं कर पाते हैं। इन महिलाओं को संस्था ने ऑब्जर्व किया। इन महिलाओं के लिए संस्था अब जो है कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है। जैसा हमने बताया था, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए हमने एक प्रोजेक्ट का नाम लिया था, जो है डेयरी फार्मिंग, है ना? तो आपने क्या देखा वहां पर? हमने एक भौगोलिक स्थिति स्पष्ट की उस एरिया की। वहां पर हमने यही चीज क्यों डाली? भाई हरियाणा क्षेत्र है, यहाँ पर जो है गाय भैंसों के लिए चारे वगैरह की कमी नहीं है, खेती बड़ी पड़ी हुई है, बंजर जमीन है, मतलब जो है खाली जमीन है बहुत पड़ी हुई है सरकार की, जहाँ चारे की उत्पादकता बहुत अच्छी है। तो हमने इस प्रोजेक्ट को क्यों, हम उसको कहते हैं प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन। क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन। कि हमने यही प्रोजेक्ट क्यों लिया?
बैकग्राउंड के अंदर जब हम बात करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर भी। हर एक टाइटल के अंदर बहुत सारे सब टाइटल्स जुड़े हुए हैं, है ना। तो बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट जो होता है वो कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं होता प्रोजेक्ट का। ये करंट जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, या कल्चरल जो सिचुएशन होती है ना, उसका एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होता है आपका, जो कि आपके सर्वे पर डिपेंड होता है। तो यहां पर आपको बड़ा ध्यान देना है कि जो आपने सर्वे के माध्यम से इंफॉर्मेशन निकाली है वो यहां पर आपको डालनी होती है बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट में। बात करते हैं असेसमेंट ऑफ सिचुएशन। अब हमने बैकग्राउंड निकाल दिया, बैकग्राउंड क्या कहता है हमारा, ठीक है, कि भाई हमने जो है करंट सोशल सिचुएशन, इकोनॉमिक डाटा, एजुकेशनल डाटा, पॉलिटिकल डाटा और कल्चरल डाटा हमने डाल दिया। उसके बाद हम बात करेंगे सेंसस डाटा पे, कितनी जनसंख्या है, क्या आबादी है ना, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स। असेसमेंट ऑफ सिचुएशंस क्या कहती है कि जिस चीज को पब्लिकली रूप से गवर्नमेंट के द्वारा या मीडिया में एनालाइज किया गया हो, बताया गया हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में। कई बार देखिए, हम मान लीजिए हम प्रोजेक्ट लिख रहे हैं महिला जो है सशक्तिकरण पर, तो हम वहां असेसमेंट्स में क्या यूज करते हैं, महिलाओं के साथ हो रहे रेप, फलाने न्यूज, ढिमकी न्यूज, काफी सारी चीजें हम वहां पर लगा देते हैं। ये क्या कहलाते हैं, हमारे असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, कि महिलाएं किस हिसाब से कमजोर हैं। मैंने बात करी डेयरी फार्मिंग की, क्यों करी, महिलाओं को हमें रोजगार देना है, तो मैं यहाँ की कौन सी न्यूज उठाऊंगा जहां पर दिखाया गया हो कि कितनी गरीबी में महिलाएं जी रही हैं, कैसे परेशान हो रही हैं, कैसे प्रताड़ित हो रही हैं। अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो तो वो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो ये जो है, ये गवर्नमेंट के पर्टिकुलर डिक्लेरेशंस होते हैं। जैसे हम मान लीजिए कहीं पर कोई बाढ़ आ गई है और हम वहां के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं, हम वहां के लिए फंड जुटा रहे हैं, हमने एक प्रपोजल, एक प्रोजेक्ट बना के दिया, तो हम वहां पर कौन सी न्यूज लगाएंगे, जो गवर्नमेंट की न्यूज चल रही है, बाढ़ से इतने लोग प्रभावित हुए, ये हुआ वो हुआ, है ना, इतने लोग विस्थापित किए गए। इस टाइप की जो न्यूज वगैरह की जो होती है डाटा, वो डाटा हमें कुछ लिखना भी होता है उन सारे न्यूज असेसमेंट से, है ना, उससे एक संकलन निकालना होता है। और कहीं ना कहीं उसकी जस्टिफिकेशन के लिए इसमें असेसमेंट ऑफ सिचुएशन को जस्टिफाई किया जाता है, जस्टिफिकेशन का एक ऑप्शन होता है इसमें, उसे हमें जस्टिफाई भी करना होता है। उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, गवर्नमेंट के डाटा की, यानी कि वो अखबारों की कटिंग वगैरह वो लगा देते हैं। ये दो चीज क्लियर हुई सभी को? अगर क्लियर हुई तो यस लिख दीजिए फटाफट चैट बॉक्स के अंदर। अगर ये दोनों चीज क्लियर हुई तो यस लिख दीजिए फटाफट चैट बॉक्स के अंदर, यस और नो। यस, ये चीज क्लियर हो गई आपको। बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या आएगा, आपका सर्वे, आपका सर्वे क्या कहता है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ सिचुएशन में क्या आई, उस काम से रिलेटेड जो भी जनरल चीजें जो अखबारों में, न्यूज में, या लोगों को जो विजिबल चीजें होती हैं उसकी प्रूफ्स के साथ, वो हमने यहां पर डाल दी। इसके अंदर हम सेंसस डाटा वगैरह काफी सारी चीजें यूज कर लेते हैं गवर्नमेंट का, है ना। सेंसस डाटा का मतलब होता है जागरूक, जो मतगणना होती है ना, सॉरी जनगणना होती है ना, उस चीज को। हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। क्या, जब हम असेसमेंट डालते हैं तो हमें सिचुएशन की बैकग्राउंड को हमारे बेनिफिशरीज की ओर अटेंशन करना होता है। जो हमने बैकग्राउंड सिचुएशन बताई हुई होती है उसको हमें कनेक्ट करना होता है अपने बेनिफिशरी से, यानी कि जो काम हम करने वाले हैं उससे। करंट सिचुएशन को हाईलाइट करना बहुत जरूरी होता है, एग्जैक्ट लोकेशंस बतानी होती हैं उसके अंदर। जब हम ये चीजें डालते हैं, असेसमेंट डालते हैं ना जब, तो ये सारी चीजें बतानी होती हैं हमें। तो काफी सारी चीजें जब हम डिटेल के अंदर जाएंगे तो हर एक चीज को हम पॉइंट वाइज लेते लेते हुए चलेंगे। इसमें हम काफी सारी चीजें जो है हम इंक्लोज कर देते हैं, जैसे न्यूज़पेपर की कटिंग हो गई, रिपोर्ट्स की कोई वो हो गई, पेजेस हो गए, है ना, वो सारी चीजें हम यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में लगा देते हैं, जिससे कि ये चीज बल्कि ना हो, हमें ज्यादा ना लिखना पड़े।
हम उसके साथ रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। मैंने आपको बता दिया असेसमेंट में हमें क्या करना होता है, जो हमें चीजें दिख रही हैं उस चीज को हमें वहां इंक्लूड करना है न्यूज़पेपर कटिंग्स और इन सब चीजों के रिपोर्ट्स के माध्यम से। अब बात करते हैं टारगेट ग्रुप की। टारगेट ग्रुप के अंदर हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको, जैसे हमने ऑल मेल्स ले लिए, भाई हम यहाँ के सारे पुरुषों के लिए काम करने वाले हैं, हम सभी महिलाओं के लिए काम करने वाले हैं। हम बच्चों के लिए अगर काम कर रहे हैं तो हम उसे एज वाइज लगा सकते हैं, जैसे हम आरटी के बारे में काम कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन, हमें पता है राइट टू एजुकेशन कहाँ काम आता है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, है ना। आरटी कहाँ काम आता है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, है ना। हम इन्फेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, नवजात शिशुओं के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारा ऑल चिल्ड्रंस के अंदर हमारी पर्टिकुलर कैटेगरी कौन सी हो जाएगी, 0 से 2 ईयर्स, 0 से 0 to 2 ईयर्स, है ना। हम एडोलसेंट की बात करें तो मेल एडोलसेंट हो गए, फीमेल एडोलसेंट्स हो गए। हम डिसेबल्ड की बात करते हैं तो हमारे पास मेल डिसेबल्स हो गए, फीमेल डिसेबल्स हो गए, है ना। हम ड्रग एडिक्ट्स की बात करते हैं तो बिलो 25 हो गए, अबाउट 25 हो गए, है ना, या बिलो 45 कर दिया हमने उसको। मतलब इस टाइप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, किस चीज को, हमारे टारगेट ग्रुप को। क्लियर है यहां तक सभी को। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऐसी हर एक चीजें हैं, काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। जब हम जैसे अगर मान लीजिए हम हेल्थ के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, है ना, तो हेल्थ के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, इलनेस के हिसाब से। जैसे आप अगर HIV पे काम कर रहे हैं तो HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स, है ना, एड्स इन्फेक्टेड पर्सन्स, है ना। इस टाइप से हम मतलब हर एक चीज में हम अपने बेनिफिशरीज को पर्टिकुलर रूप से, टारगेट ग्रुप को हम पर्टिकुलर रूप से डिफाइन कर सकते हैं। ये टारगेट ग्रुप होता है हमारा। नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हम पहले दे चुके हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ बेनिफिशरीज मैंने वहां पर 300 महिलाएं लिख दिया है, और टारगेट ग्रुप मेरा क्या है, टारगेट ग्रुप मेरा क्या रहेगा, 25 या 22 साल से लेकर 45 साल तक की महिलाएं। क्या 45 साल से ज्यादा महिलाओं, ज्यादा उम्र वाली महिलाओं को मैं जो है डेयरी फार्मिंग करवा सकता हूं, नहीं करवा सकता। 25 साल या 22 साल से कम की महिलाओं को करवा सकता हूं, क्योंकि वो भाई उसमें आ जाती हैं, एक तो एज वाइज भी कम हो गई, ऊपर से ये जो उम्र होती है लगभग लगभग शादियों की होती है सबकी, तो उनमें इतनी समझ होती नहीं है ना। तो हम डिफाइन करते हैं अपने हिसाब से कि हमारा टारगेट ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो टारगेट ग्रुप हम यहाँ करते हैं, बेनिफिशियरी हम ऑलरेडी दे चुके हैं समरी वाले कॉलम में। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स की। ध्यान रखिएगा, टारगेट ग्रुप के अंदर आपको दोनों कैटेगरीज जरूर डालनी है। टारगेट जो बेनिफिशरीज होते हैं आपके, डायरेक्ट वाले और इनडायरेक्ट वाले, ये दोनों चीज आपको टारगेट ग्रुप में दिखानी होती हैं। जैसे मैं बात करता हूं, अगर मैंने इन्फेंट्स के लिए कोई प्रोजेक्ट निकाला है, छोटे बच्चों के लिए प्रोजेक्ट निकाला, तो उसमें मेरे डायरेक्ट बेनिफिशरीज कौन है, इन्फेंट, है ना, चिल्ड्रंस, इन्फेंट चिल्ड्रन 0 से 2 साल के। और मेरे इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन होंगे, ये बच्चे जब बड़े होंगे, अगर उनका बेस मजबूत है तो जाहिर सी बात है, तो ऑल चिल्ड्रंस जो हैं वो हमारे जो है बेनिफिशरीज हो गए, डायरेक्ट बेनिफिशरीज हो गए। तो इस टाइप से मुझे यहाँ पर दिखा देना होता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव कभी भी आपका गोल नहीं होता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव को हम गोल नहीं मान सकते। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी कॉज को लिए, किसी भी काम को करने के लिए संस्था जो जो स्टेप उठाने के लिए कमिटेड होती है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए संस्था को जो जो स्टेप उठाने की जरूरत होती है, वो ऑब्जेक्टिव्स कहे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव भी फिर दो प्रकार के हो जाते हैं, ये भी आपको क्लियर। हर एक पॉइंट में ना अलग अलग सेक्शंस डिवाइड होंगे, हर एक पॉइंट में अलग सेक्शन डिवाइड होंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अपने टॉपिक्स पता हो, फिर हम सेक्शंस के अंदर डीपली चलेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जिनका क्षेत्र बड़ा होता है इंपैक्ट फैक्टर के हिसाब से, है ना। दूसरे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले भी आपको बताया था, शायद हम पहले क्लासेस कर चुके हैं, तो उसमें हमने बताया था कि हमारे जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, स्मार्ट, SMART, स्मार्ट, है ना। तो एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, है ना, ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक,
SMART, T स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड, है ना। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए वो स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स में हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बड़े स्मार्ट होने चाहिए, ठीक है। स्मार्ट्स के लिए मैंने आपको बताया था, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड, है ना। तो हम हर एक चीज को डीपली सीखेंगे, डीपली इस पे जाएंगे, और फिर हर एक चीज, देखिए आपके पास एक परफॉर्मा होगा और हमारे पास एक टॉपिक होगा। परफॉर्मा और टॉपिक को मिलाते हुए प्रपोजल राइटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट की। ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारे। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई प्रपोजल देते हैं तो कितने साल के लिए देना चाहिए हमें? 1 साल के लिए। कितने साल के लिए देना चाहिए? 1 साल के लिए, है ना। तो ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट हम डाल देंगे। अगर हमारा लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट है तो हम वहां पर उसको स्पेसिफाई कर देंगे कि इसका टोटल टाइम पीरियड क्या है, और बजट जो रहेगा हमारा वो सालाना रहेगा। क्लियर है? या हम जो है लेवल वाइज भी, फेज वाइज भी हम जो है डोनेशन आस्क कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। वो चीज आपको बताई जाएगी, हम दोनों फीचर्स को साथ साथ लेके चलेंगे। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, हमारा इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी जो है ना वो 5 फेजेस का होता है। 5 फेज होते हैं इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी में। पहला फेज होता है प्रिपरेशन का, तैयारियों का, जिसे हम पायलट फेज भी बोलते हैं। फर्स्ट फेज कौन सा था? प्रिपरेशन का। दूसरा फेज क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी के अंदर पहला फेज प्रिपरेशन, दूसरा फेज इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा फेज मॉनिटरिंग, चौथा फेज इंपैक्ट, चौथा फेज इंपैक्ट, और पांचवा फेज क्या हो जाएगा हमारा? इनोवेशन फेज, इंट्रोडक्शन टू इनोवेशन। यानी कि इससे हमने क्या नया इनोवेट किया, ठीक है। जिसे हम कई बार कहते हैं ना कि आउटकम्स कहना शायद सही नहीं होगा। इंट्रोडक्शन टू इनोवेशन फेज, आउटकम्स तो वो होते हैं भाई जो हमें दिख गए, ठीक है, लेकिन इनोवेटिव क्यों रहे ये, है ना, थोड़ा उससे इंट्रोडक्शन रहता है हमारा। तो वो हम इस पार्ट के अंदर करते हैं। किसके अंदर? आपके इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी के अंदर। उसके बाद आती है हमारी प्रपोज्ड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। कंप्लीट हो गई। हमने यहाँ पर एक पॉइंट छोड़ दिया है, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, आउटकम्स। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी के बाद हमारी आएगी, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट छूटा है। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी के बाद हमारी होती है प्रपोज्ड एक्टिविटीज। ये एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा। ये होती है हमारी प्रपोज्ड एक्टिविटीज, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी बताने के बाद हमें काम करना पड़ेगा ना। हाँ, उसके बाद आउटकम्स आएंगे जी। प्रपोज एक्टिविटीज, हमारी प्रपोज एक्टिविटीज क्या क्या है, हम क्या क्या करने वाले हैं, वो सारी चीज हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमारे आ जाएंगे आउटकम्स, ठीक है। इसमें दो फीचर आ जाते हैं, आउटपुट्स और आउटकम्स। तो हम आउटपुट्स क्या होते हैं, आउटकम्स क्या होते हैं, दोनों चीजों को वेल डिफाइन करेंगे और वेल उसके बारे में सीखेंगे कि हमारे आउटकम्स क्या रहे और आउटपुट्स क्या रहे, ठीक है जी। आउटकम्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं हमारे, जो मिलते जा रहे हैं, आगे तक मिलते जाएंगे। आउटपुट्स क्या हुए? जो इमीडिएट मिल गए। आउटपुट्स क्या है? इमीडिएट मिलना। हमने स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति के लिए प्रोजेक्ट बनाया, अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका आउटपुट क्या होगा? इतने छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना। आउटकम्स क्या हो सकते हैं? ये होनहार छात्र हैं, इनको छात्रवृत्ति मिली, इसकी जो है इनकी एजुकेशन अगर ढंग से कंप्लीट हुई तो भविष्य में ये इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बन सकते हैं। ये हमारे आउटकम्स हैं भविष्य के, है ना। हम इन चीजों को गहराई से डिफाइन करेंगे। फिर आते हैं मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन पर। कौन इस पे ध्यान रखेगा, कैसे ध्यान रखेगा, कहाँ ध्यान रखेगा, कब ध्यान रखेगा, है ना। हम प्रोजेक्ट के जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है ना तो हम समय समय पर हम जांच करते रहते हैं। देखा होगा आपने, जैसे कोई सड़क बन रही होती है या कुछ भी बन रही होती है तो समय समय पर इंजीनियर्स आते रहते हैं उसको। कभी इंजीनियर आएगा, वो विजिट करके जाएगा, चेक करके जाएगा, ढंग से बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, तारकोल वारकोल सही लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो।
फिर एमसीडी वाले आते हैं, वो कहीं से भी थोड़ा सा खड्डा खोद के देख लेते हैं कि तुम ढंग से तारकोल वारकोल भी नीचे डाला कि नहीं डाला, तुमने गिट्टी विट्टी डाली कि नहीं डाली, कहीं रेत तो चिपका के नहीं चले गए। ठीक है। फिर जिस पार्टी ने फाइनेंस दिया है, कई बार वो आ जाती है ना, ठेकेदार आ जाता है। तो मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन, ये सारी चीजें वहां पर इंक्लूड हो जाएंगी। कौन कौन इसको ऑब्जर्व करेगा, है ना, रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स क्या रहेंगे इसके, वो सारी चीज इसमें रहेंगी। हम फंडिंग एजेंसी को कितने कितने समय में इंटीमेट करते रहा करेंगे, ये सारी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का पार्ट हो जाता है हमारा। अब आता है कंट्रोल ऑफ फाइनेंसेस। कंट्रोल ऑफ फाइनेंसेस को एक शब्द और भी दिया जाता है, वो शब्द है आपको एक शब्द और दिया जाता है इसके अंदर कंट्रोल्स ऑफ फाइनेंसेस को, स्टेबिलिटी। ये इसी के अंदर आता है, स्टेबिलिटी का जो सेक्शन होता है वो इसी के अंदर आता है। स्टेबिलिटी, STABILITY, यस, स्टेबिलिटी इसी के अंदर इंक्लूड होता है हमारा। ठीक है जी, स्टेबिलिटी इसी के अंदर इंक्लूड होता है। कई बार पार्टी ये कहती है कि भाई अगर हमारी ओर से भविष्य में आपके प्रोजेक्ट को फंडिंग बंद हो गई तो आपके प्रोजेक्ट की सेल्फ सस्टेनेबिलिटी क्या है, ये एक शब्द और भी आता है। ध्यान से खैर आपको लिखवाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, ये भी एक शब्द आता है इसके अंदर कि आपके प्रोजेक्ट की सेल्फ सस्टेनेबिलिटी क्या है। अगर गलती से फाइनेंस बंद हो गया, कोई चीज होगी, तो प्रोजेक्ट सेल्फ सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। सस्टेनेबिलिटी, यस। तो काफी सारी चीज, स्टेबिलिटी भी हो गई, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी भी, ये भी आपके कंट्रोल्स ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क और चैलेंजेस ये भी इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं कंट्रोल ऑफ फाइनेंस के अंदर। हो सकता है हम जो सोच के चल रहे हो उसका रिजल्ट वो नहीं आया, तो वो जो रिस्क फैक्टर होता है ना, वो आपका कंट्रोल ऑफ फाइनेंस में ही आता है। ठीक है, वो चीज भी आपको सिखाई जाएगी, अभी सब चीजें वन बाय वन हम लेके चलेंगे। फिर बात करते हैं प्रोजेक्ट टीम की। जैसे हमारा एकेडमिक स्टाफ क्या है, हमारा वॉलंटियर स्टाफ क्या है, हमारा टेक्निकल स्टाफ क्या है, हमारा एडमिन स्टाफ कौन सा है, फील्ड का स्टाफ, है ना, फुल टाइम पार्ट टाइम हमारे जो वॉलंटियर्स है या स्टाफ है वो कौन कौन से हैं, सैलरी बेसिस, डेली बेसिस, है ना, स्टाइफंड बेसिस, ऑनोरियम बेसिस, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट टीम में डिफाइन करनी होती हैं। ये एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की बैकबोन होती है, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट टीम ये आपकी बैकबोन होती है। इसको हम जितना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ना, ये उतना बेस्ट आ जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा कई प्रोजेक्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, इन संस्था का डायग्राम बना होता है, भाई इसके नीचे ये व्यक्ति, इसके नीचे ये व्यक्ति, उसके नीचे। तो ऐसे ही एक प्रोजेक्ट का आपका ना एक पूरा डायग्राम बनता है कि किस लेवल पर कौन व्यक्ति है उसका, उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाला है। यानी कि जो जो आपने यहाँ पर ये दिए हुए थे, क्या नाम है, प्रपोज्ड एक्टिविटीज, तो हर एक प्रपोज्ड एक्टिविटीज के लिए किस किस की ड्यूटीज लगाएंगे, उसका एक ग्राफ हम पूरा चार्ट तैयार कर देते हैं। तो इस टाइप से हम एक चार्ट तैयार करेंगे हमारी प्रोजेक्ट टीम का कि किसके भरोसे हमने कौन सी जिम्मेवारी यहाँ पर लगाई हुई है, और उसके बाद जो भी हमारा खर्चा हुआ है या जो हम खर्च करने वाले हैं उसको हम बजट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके अंदर दो कॉलम बन जाते हैं, रिकरिंग कॉस्ट, नॉन रिकरिंग कॉस्ट, है ना। रिकरिंग कॉस्ट पता ही है आपको, ऑपरेशनल कॉस्ट हो गई, ऑनोरियम हो गए, है ना, ये आपके रिकरिंग कॉस्ट है जो चलते जाएंगे। ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, है ना। रिकरिंग कॉस्ट क्या होती है, जो हमेशा चलती जाती है, जितना काम बढ़ता जाएगा उतना खर्च होता जाएगा, है ना। नॉन रिकरिंग कॉस्ट क्या होते हैं, जो एक बार खरीद लिए गए, दोबारा दोबारा नहीं खरीदने हैं, ये एसेट्स होते हैं आपके। मान लीजिए हम एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कौन सा, आपकी सर ने एक प्रोजेक्ट मुझे सजेस्ट किया था, जो पूछ रहे थे मेडिकल वैन यूनिट का, मेडिकल यूनिट का, मेडिकल यूनिट वैन का। तो मेडिकल यूनिट वैन में जो रिकरिंग कॉस्ट हो गई हमारी, वो क्या है, डॉक्टर्स के खर्चे, दवाइयों के खर्चे, तेल पानी, ये वो, है ना। नॉन रिकरिंग कॉस्ट क्या हो गई हमारी, हमें जो एक बार एम्बुलेंस जो खरीदनी है मेडिकल उस कैंपेनिंग के लिए, पूरे सारे सामान इक्विप सहित, वो हमारी क्या हो गई, नॉन रिकरिंग कॉस्ट होगी, क्योंकि वो एसेट्स है, वो एक बार खरीद लिया गया, छुट्टी। ठीक है, जो रिकरिंग कॉस्ट है वो अलग रहेंगी, तो बजट उसी हिसाब से आपका तैयार होता है। तो ये सारी चीजें हमें इसमें देनी होती हैं, और उसके बाद हमें अपने जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन हैं, वो सारे के सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन इसके साथ अटैच कर देने होते हैं।
यहां तक आप जब कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप अपने प्रोजेक्ट को जो है सबमिट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये पार्ट हम कल डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं, किस पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं, किस पार्ट के अंदर हम क्या क्या चीजें देने वाले हैं। ये चीज सीखने के बाद हम डायरेक्टली आ जाएंगे प्रपोजल राइटिंग पर। यानी कि आपके सुझाए हुए टॉपिक्स ग्रुप में हमने आपसे पूछा भी था कि आपको अपने अपने टॉपिक्स देने हैं, ठीक है। जो जो टॉपिक्स हमारे पास आए थे उन टॉपिक्स से हम स्टार्ट करेंगे प्रपोजल राइटिंग। अगर आपने अभी तक अपना टॉपिक ग्रुप में नहीं दिया था तो आप शेयर कर सकते हैं। सिर्फ कल का दिन लास्ट है, कल हमारा ये पार्ट हम कंप्लीट कर चुके होंगे, फिर हम आएंगे प्रैक्टिकल्स पर। क्योंकि हमारे पास वर्बल हमने सब कुछ सीख लिया, अब हम आपके साथ लगातार 5 दिन और इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल जो हमारी क्लास रहेगी वो जो मैंने आज आपको ये सारे पॉइंट्स बताए हैं इसको हम एक बार ब्रीफली डिस्क्राइब कर लेंगे, हम इसके अंदर क्या डालना है क्या नहीं डालना है ना, किस चीज को कैसे मेंटेन करना है, वो सारी चीज हम कल इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। और परसों से हम लगातार रोज एक प्रपोजल लिखना सीखेंगे, डेली एक प्रपोजल हम राइट डाउन करेंगे। तो हम लगातार 5 प्रपोजल्स जो है उसके अंदर लेके चलेंगे, क्योंकि अभी पिछले दिनों में हमने देखा कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है ना वो कभी 5, कभी 6, कभी 4, कभी इस ग्रुप से इतने ही रहे हमारे पास। तो इस ग्रुप का जो मीडियन निकला ना वो निकला 4, जो मीन निकालते हैं ना, माध्य निकालते हैं, माध्य निकला 4। तो हम इस ग्रुप के साथ 4 प्रपोजल लिखना सीखेंगे, 4 प्रपोजल राइटिंग हम आपको देंगे, अलग अलग टॉपिक्स होंगे। आप अपना जो भी टॉपिक है वो ग्रुप में सजेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है जी। एक एक टॉपिक को हम लेके चलेंगे, उस पर प्रपोजल राइटिंग करके देखेंगे। प्रपोजल राइटिंग हम जब कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद तो हम फटाफट सब कुछ लिखना स्टार्ट कर देंगे और उसी के साथ फिर आपकी ये जो क्लासेस हैं वो खत्म हो जाएंगी। यानी कि हार्डली आपकी 10 तारीख को 10 मई को ये क्लासेस खत्म हो चुकी होंगी, क्योंकि एक दिन हमने एक्स्ट्रा रखा है, उस दिन हम आपके साथ कुछ डाटा भी शेयर करेंगे आपके साथ जो आपके फायदे का हो सकता है। क्योंकि आप प्रपोजल राइटिंग सीख चुके हैं तो जाहिर सी बात है, साल का स्टार्टिंग है, आप बहुत सारी एजेंसीज को जो है अपने प्रपोजल भेजने के बारे में भी सोचेंगे। तो हो सकता है कुछ डाटाज हम आपके साथ शेयर करें जहां जहां आप अपने प्रपोजल भेज सकेंगे। तो आज की जानकारी आपको बेहतर लगी होगी, ऐसी उम्मीद ऐसी कामना करता हूं। अगर आपको आज की जानकारी बेहतर लगी हो तो प्लीज चैट बॉक्स के अंदर आप टाइप कर दीजिएगा सेटिस्फाइड, चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिएगा सेटिस्फाइड। और अब मैं सेशन को हैंड ओवर कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय को। अपने शब्दों के साथ इस सेशन को सर आप एंडिंग की ओर लेके चलें। अब हम 5 दिन और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि हम डीपली सीखने का प्रयास कर रहे थे कि हम प्रोफेशनल राइटिंग सीखें, इसीलिए 7 दिन के सेशन को हमने अब 17 दिन चला दिया है। धन्यवाद सर। 7 दिन के सेशन को 17 दिन, सर बहुत बड़ी बात है। आप और भी इस सेशन को चलाने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अब कहना तो यह है कि सर तब बताइए 7 को 17 यानी डबल से भी ज्यादा कर दिया जी अब बस ये है कि भाई इन लोगों के ऊपर है कि ये अब इसमें कितना सीखते हैं, आपकी मेहनत कहाँ तक सफल होती है सर। अब ये तो सारा कुछ इनके ऊपर डिपेंड है कि ये कितना इन्होंने सीखा, अब इसका ये क्या कितना फायदा उठा सकते हैं। और उम्मीद है सर जैसे अभी आपने बताया कि भाई अभी आप सीख जाएंगे तो उसके बाद आप इनको डाटा भी देंगे जिससे ये अपने उनको अप्लाई कर सकें। एक तो सबसे पहले मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि जितने ये कर रहे हैं, क्योंकि सर साल खत्म हो चुका है, तो अपने जहाँ भी आप प्रोजेक्ट अप्लाई करें अपने डॉक्यूमेंट्स को जरूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि 2022-23 की आपको बैलेंस शीट वगैरह बनवानी है, आईटीआर। अब विदाउट अगर पिछले साल की अगर आपने आईटीआर के साथ सबमिट कर दिया ना तो आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। बिल्कुल। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने जो बैलेंस शीट, इतने सर का अभी 3-4 दिन का जो समय है, इसमें बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, आईटीआर वगैरह प्रोग्रेस रिपोर्ट को कंप्लीट करा लें, क्योंकि जैसे ही ये सेशन खत्म हो और आप प्रपोजल लिखना सीख जाएं और जैसे सर जहां डाटा देंगे आप वहां अप्लाई करके और जल्द से जल्द इसी महीने में आप ग्रांट के लिए आवेदन करें और प्रोजेक्ट लें। यही मेरी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। शुभ रात्रि। धन्यवाद सर। ओवर टू यादव। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सभी का मनोबल बढ़ाया। और याद रखिएगा जो 4 प्रपोजल आपको लिखने सिखाए जाएंगे, यकीन मानिए उनकी पूरी लैंग्वेज जो है आप पहले भी देख चुके हैं। जो कुछ साथी हैं हमारे साथ जो पिछले सेशंस में या पिछले क्लासेस में भी पेड सेशंस देकर जुड़े हुए थे,
क्योंकि उनके अंदर सीखने की लगन है। उन्होंने देखा था कि हमने प्रपोजल को बिल्कुल प्रोफेशनली टाइप करके दिखाया था आपको, और आई थिंक सो उस आइडिया को, उस स्ट्रक्चर को कोई फेल नहीं कर सकता। अब आपके साथ 4 नए प्रपोजल फिर शेयर किए जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 तो आपको ऐसे मिल गए जो प्रोफेशनल लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेटेड हैं, यानी कि बनाए हुए हैं बिल्कुल, है ना। हम खुद जब लाइव ड्राफ्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, सीखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं, 4 प्रपोजल आपके पास है, सिर्फ अब चाहिए आपको क्या, डाटा। डॉक्यूमेंटेशन की सर ने अभी बात कही, बहुत अच्छी कही, लेकिन मैंने इस बात को क्यों रिपीट नहीं करा, क्योंकि मैं शुरू से कहता आया हूं, जैसे ही 31 मार्च खत्म हो जाए 15 अप्रैल तक आपकी ऑडिट करवा लीजिए। अगर आपने नहीं करवाई तो उसके लिए आप दोषी हैं, है ना। 15 अप्रैल तक आपकी ऑडिट हो गई तो 30 अप्रैल तक आपकी आईटीआर फाइल हो जानी चाहिए, पहले ही बता चुका हूं मैं, है ना। उसके साथ ही मैं पहले ही बता चुका था कि आपकी जो 10BD फॉर्म जाता है, डोनर्स का डाटा वगैरह जाता है, वो 15 मई तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, पहले ही बता चुका हूं आप। तो अगर आपने अभी भी कंप्लीट नहीं किया है तो उसके लिए आप दोषी हैं। ये चीजें आपको कंप्लीट करनी है, ये मुझे कंप्लीट नहीं करनी, आपको कंप्लीट करनी है। आपका डाटा आप पूरा रखिए, ठीक है। बाकी सारी चीजों के लिए हम बैठे हैं। प्रपोजल राइटिंग आपको शानदार सिखाई गई है। अभी तक हमने सिर्फ ड्राफ्ट स्ट्रक्चर पे काम किया, जब हम राइटिंग करेंगे ना, तो जितने पॉइंट्स मैंने पीछे लिखवाए हुए हैं, शायद जो पिछले साथी जुड़े हुए उनको पता है कि हर एक चीज वहां टैली हो जाती है, कि हम वहां हमने ये पॉइंट बताया था आपको, ये पॉइंट लिखना है इसके अंदर, है ना, ये पॉइंट नहीं लिखना है आपको। वो सारी चीज यहाँ प्रपोजल राइटिंग की जब हम डेमो क्लासेस लेंगे, पूरी लाइव क्लासेस लेंगे, तो उसमें हमें सारी चीज पता लग जाएगी, भाई हमें ये चीजें करनी थी, ये चीजें नहीं करनी थी। तो 4, और हम उस चीज को जब 4 बार कंटिन्यू कर लेंगे अलग अलग टॉपिक के साथ, तो हमारी सारी चीजें, सारे पॉइंट्स, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमें कहां पर कब कौन सी चीजें देनी होती हैं, कब कौन सी चीजें नहीं देनी होती हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जो वहां पर क्लियर हो जाएंगी हमारी, आपकी। तो उसके बाद उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे अच्छे प्रपोजल्स, क्योंकि 4 तो आपके पास रेडीमेड प्रोजेक्ट हो जाएंगे जो हम लिखना सिखाएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद आपकी कैपेबिलिटी होगी खुद की कि आप अपने लिए एक अच्छा सा प्रपोजल लिख सकें, अपने लिए काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स आप टाइप कर सकें। और फंडिंग एजेंसीज का डाटा होगा कुछ आपके पास, तो बेस्ट ऑफ लक। आपको वो डाटा जो है यूज करना है उसका सही तरीके से, तरीके आपको पहले सिखाए गए हैं, पहले की वीडियोस को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। सिखाया गया था कि कब कैसे आपको अप्लाई करना है, फिजिकल एप्लीकेशन कैसे होती हैं, रिमाइंडर्स कैसे डाले जाते हैं, कब कब रिमाइंडर डालने हैं, सारी चीज हम सेशन 1 में, केसबुक सीजन 2 में हम बता चुके हैं ऑलरेडी, है ना। केसबुक सीजन 1 तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट था, केसबुक सीजन 2 में हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि आपको कैसे, जब हम एप्लीकेशन सेट करते हैं या एप्लीकेशन हम आपका ये अप्लाई कर देते हैं, तो उसके रिमाइंडर कब कब डालने होते हैं हमें। ऐसा ना हो कि एक्सेस ऑफ रिमाइंडर्स की वजह से कंपनी आपको ब्लॉक ही कर दे, है ना। तो पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उनको ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। आई थिंक सो आज की जानकारी आपके लिए उचित रही होगी, और सभी लोग के जवाब हैं यहाँ पर सेटिस्फाइड के। बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी को। और कल का दिन हमारा शेष बचा है, यानी कि 5 तारीख का दिन हमारा शेष है, जिस पर हम सिर्फ एक अपने जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है उस पर हम काम करेंगे। 6 से लेकर 10 तक, यानी कि 6 से लेकर 9 तारीख, 6, 7, 8 और 9, 4 दिन, 4 नए प्रपोजल। रेडी रहना अपने आप को अपने आइडियाज के साथ, ठीक है, कि हम वहाँ क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या चीजें डाली जाती हैं। मेरे पास जो डाटा होगा, क्योंकि देखिए मैं आपके साथ बैठकर टाइप करने लगूंगा तो 3 घंटे की क्लास कम पड़ जाएगी, है ना। तो मैं ऑटोमेटिकली पहले से डाटा टाइप करके लेकर आया करूंगा, ठीक है। और मैं आपके साथ डिस्क्राइब करता जाऊंगा, भाई देखो हमने ये पॉइंट बनाया, इस पॉइंट के अंदर हमने ये चीजें डाल दी। एक पर्टिकुलर किसी भी एक कंपनी का, एक संस्था का उदाहरण देते हुए, चाहे वो मेरी संस्था क्यों ना, एमजीकेएफ क्यों ना हो, तो एमजीकेएफ के नाम से मैं अपना प्रपोजल जो है लिखना स्टार्ट कर दूंगा। वहां पर मेरा डाटा कॉपी मत करना, समझने का प्रयास करना मैंने वो चीज वहां क्यों लिखी है, क्योंकि मेरे डाटा और आपके डाटा में अंतर होगा। मैं हरियाणा में काम करता हूँ, हरियाणा की जनसंख्या आपके यहाँ की जनसंख्या के बराबर नहीं होगी, है ना, अलग होगी। मेरे यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस, आपके यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस वो अलग होंगी। मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट, आपके यहाँ की इन्वेस्टमेंट, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होगा। क्योंकि मेरे यहाँ पर अगर आप जो है किसी भी वॉलंटियर्स को हायर करने लगो, तो मेरे पास तो आपको फ्री वॉलंटियर्स भी मिल जाएंगे। आपके यहाँ मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं वो आपको देखना है ना। मेरे यहाँ पर डॉक्टर्स जो है 500 रुपये विजिट पर भी आ जाएंगे। आप बेंगलोर में बैठे हैं, वहाँ 1500 के बिना कोई बात ही नहीं करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है अनाथ आश्रम चलाने की बात करता हूँ, मैं उसमें दिखा रहा हूँ चौकीदार 9,000 रुपये में। आपके यहाँ हो सकता है वो चौकीदार 5,000 में मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पर चौकीदार महंगे होते हैं, है ना। आपके यहाँ पर रोजगार कम होता है तो वहाँ चौकीदार 5,000 3,000 में भी आप लिख सकते हैं। आपको रसोईया मिल जाएगा वहां पर 3,000 4,000 रुपये में। मेरे यहाँ रसोईया ढूंढने चले जाओ 15,000 में मिलता है। तो आपका मेरा बजट कभी सिमिलर नहीं हो सकता। सिर्फ हमें ये चीज देखनी है कि मैंने वहां पर वो चीज क्यों और कैसे लिखी, और वहां पर देना होगा आपको अपना एग्जैक्ट डाटा।
मैंने लिखा मेरी संस्था 29 जो है 22 राज्यों से अवॉर्डेड है, आपकी संस्था थोड़े सर 22 राज्यों से अवॉर्डेड, तो उन लाइनों को कॉपी मत करना। लेकिन उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई लाइन है, जैसे मैंने वहां पर लाइन डाली भाई मेरी संस्था जो एनजीओ इंट्रोडक्शन के अंदर, एनजीओ इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने अपनी लाइन डाली मेरी संस्था 22 राज्यों से सम्मानित है अपने सेवा कार्यों के लिए। अब वहां पर आप अपनी लाइन क्या डाल सकते हैं? अरे आप महासंघ के कार्यक्रम में आए थे, आपको सम्मान मिला था, आप उस लाइन को उस लाइन से रिप्लेस कर दीजिए, आवर एनजीओ हैज बीन रिवार्डेड बाय नेशनल एनजीओ फेडरेशन। बात समझे? यूं का यूं कॉपी नहीं करना है, मेरा सिर्फ बताने का प्रयोजन क्या रहेगा कि मैं कहां पर किस मंशा के साथ उस लाइन को ऐड कर रहा हूं, कैसे उसको अपने प्रोजेक्ट या बेनिफिशियरी से कनेक्ट कर रहा हूं, वो कनेक्टिंग लाइन है मेरी, उसको आपको अपने शब्दों में कन्वर्ट करना होगा आपकी संस्था के लिए, आपकी काबिलियत के हिसाब से। क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक संस्था की अपनी एक काबिलियत होती है, ठीक है, वो आपकी मेरी सबकी अलग अलग होगी। मेरे यहाँ पर मैं स्टाफ में जो है वॉलंटियर भी दिखा रहा हूं, मैं एचआर स्टाफ भी दिखा रहा हूं, मैं अकाउंटेंट भी दिखा रहा हूं, मैं ये भी दिखा रहा हूं, मैं वो भी दिखा रहा हूं। क्यों दिखा रहा हूं? भैया ये मेट्रो सिटी है, ये हब है, मुझे पता है यहाँ के नाम से प्रोजेक्ट मुझे मिल जाएगा और मेरा लिंक भी है। हो सकता है आपका लिंक ना हो तो आपको अपना बजट छोटा करने के लिए उतना स्टाफ हटाना ही पड़ सकता है ना? तो वो चीजें सिमिलर नहीं हो सकती, वो सिचुएशंस पर डिपेंड करती हैं। आपके यहाँ की सिचुएशन क्या कहती है, मेरे यहाँ की सिचुएशन क्या कहती है, उसके हिसाब से बजट भी डिसाइड होंगे, उसी के हिसाब से जो है प्रोजेक्ट की कुछ रूपरेखाएं भी डिसाइड होती हैं। तो इन चीजों का हमें बारीकी से ध्यान रखना है कि हमें कॉपी पर नहीं जाना है, चीजों को समझने का प्रयास करना है। लिखना मत, मेरी वाली चीज का स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, लेकिन स्क्रीनशॉट लेते समय आपके कान, आंख और दिमाग, तीनों चीजें मेरी तरफ होनी चाहिए। उंगलियां बेशक आपकी स्क्रीनशॉट पर हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके आंख, कान और दिमाग ये मेरी तरफ होनी चाहिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, उस चीज को समझने का प्रयास करना बस। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और हम 3 से 4 एग्जाम्पल्स के साथ, यानी कि 3 से 4 जब हम प्रपोजल राइटिंग सीख जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम फिर बहुत कुछ सीख सके होंगे। तो उसके बाद हमें कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं है, ना प्रपोजल राइटिंग की कोई दिक्कत होगी और ना ही हमें अपने प्रपोजल को कहीं भी जो है जस्टिफाई करने की कोई दिक्कत पड़ेगी। और यकीन मानिए कि हम एक प्रोफेशनल प्रपोजल के ऊपर काम कर रहे होंगे, और वैसा प्रपोजल, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट राइटर बना सकूं। आप प्रोफेशनल नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, आप अपने लिए तो सीख जाएंगे ना। अपने लिए नहीं सीख पाए, अगर आपको फिर भी लगे, क्योंकि देखिए वो लोग ऐसे भी होंगे कुछ जो अपने लिए भी नहीं सीख पाएंगे। क्यों? कभी वो क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, कभी उनका दिमाग यहाँ नहीं था, क्योंकि वो ड्राइव कर रहे हैं और मीटिंग सुन रहे हैं, ठीक है। याद रखिए, क्योंकि हम सारे काम खुद करना चाह रहे हैं, हमें कुछ काम हमारी टीम से भी करवाना चाहिए। अगर हम इस काम के लिए किसी और को अपॉइंट कर चुके होते तो शायद वो बंदा सीख चुका होता, क्योंकि वो घर पे बैठा रहता है ना। लेकिन हमने ये चीज नहीं चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप उस कैटेगरी में चले गए, निम्न वाली कैटेगरी में चले गए कि ना हमने ध्यान से सीखा ना कुछ किया, चलो कोई बात नहीं, आप सीख नहीं पाए लिखना। लेकिन अगर आप किसी कंटेंट राइटर से, किसी कंसल्टेंट से अपना प्रपोजल लिखवा रहे हैं, एटलीस्ट आप उसको जज कर पाएंगे कि उसने आपको रामायण लिख के दिया है, महाभारत लिख के दिया है। एटलीस्ट इतना तो समझ गए होंगे आप। तो खोया आपने कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ पाया ही है। और हमेशा कुछ ना कुछ नया पाने के लिए प्रयासरत रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। 10 तारीख तक ये क्लासेस खत्म हो जाएंगी, उसके बाद फिर से एक नया पेड सेशन स्टार्ट होगा। और अगर आप नहीं चाहते वापस बार बार पैसा खर्च करना, तो फिर बता रहा हूं, चैनल पर अब सिर्फ 900 सब्सक्राइबर की आवश्यकता है। आप 9 लोग हैं यहाँ पर, सभी के बाटे 100-100 की जिम्मेवारी आ रही है मुझे मिलाते हुए। मैं अपनी जगह पर प्रयासरत रहूंगा मेरे 100 सब्सक्राइबर करने के लिए, आप लोग अपनी जगह पर प्रयासरत हो जाइए 100 सब्सक्राइबर देने के लिए। अगर वहां 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो फेसबुक सीरीज 2 वापस स्टार्ट हो जाएगी, और उसमें जो टॉपिक आने वाले हैं उसमें हम प्रपोजल का टॉपिक भी लेके चलेंगे, आपकी वेबसाइट डेवलपिंग का भी टॉपिक लेके चलेंगे, क्योंकि काफी सारी संस्था का वेबसाइट नहीं है। हम अपनी वेबसाइट खुद कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसको खुद हम ध्यान रख सकते हैं, किसी डेवलपर की आवश्यकता नहीं, वो भी हम सिखाएंगे। क्राउड फंडिंग ऑलरेडी चल ही रहा था, ठीक है, तो क्राउड फंडिंग के अंदर हम कैसे क्राउड फंडिंग, देखिए कैंपेन बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, कैंपेन से फंड लेना बड़ी चीज है, उसके लिए आपको मार्केटिंग आनी चाहिए। तो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कह लीजिए या डिजिटल मार्केटिंग कह लीजिए, हम उसको भी चैप्टर को भी लेके आ जाएंगे। इसमें आपके ही फायदे हैं अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ा देते हैं।
नहीं तो आप सब लोग पेड जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि आपने 2,999 पे कर रखा भी है। अगर आपको पे करने में मजा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, और आपको लग रहा है नहीं यार 2,999 बच रहे हैं, 100 सब्सक्राइबर ही तो देने हैं, मैसेज कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल को, आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, काफी सारे ग्रुप होंगे आपके पास, एक रिक्वेस्ट डालिए ना वहां पर कि भाई एक सोशल काम हमारे लिए भी, कि संस्थाओं का हमारा चैनल है, इससे हम संस्थाओं को बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती हैं, लेकिन इन जानकारियों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया क्योंकि यहाँ पर 10,000 सब्सक्राइबर नहीं थे। थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दीजिए आप लोग, तो लोग आपकी हेल्प करेंगे। चलो एक मैसेज से अगर एक सब्सक्राइबर भी बड़ा, कुछ तो योगदान आया ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो 900 सब्सक्राइबर की जरूरत है, 9 लोग हम यहाँ पर प्रेजेंट है, कोशिश कीजिए अगर वो हो गई तो यकीन मानिए आने वाले 6 महीने तक कोई पेड सेशन है होगा ही नहीं, प्रपोजल राइटिंग का तो कभी भी नहीं होगा। ये जो कंटेंट्स चल रहे हैं ये सभी के सभी फ्री रहेंगे। हाँ कुछ नए फीचर्स या कोई नई चीज अगर है वो पेड में जा रही है वो अलग चीज है, ठीक है। जैसे कि अभी तक हम सोशल मीडिया मार्केटिंग पर नहीं है, एसएमएम पर नहीं है, या हम डिजिटल मार्केटिंग का कोई सेशन नहीं दे रहे हैं अभी तक, ना मासिक ने दिया है ना अभी तक हो रहा है कोई। तो हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग के कोई नए कंसेप्ट या नए पेड सेशन आ जाए, वो अलग चीज है। लेकिन यकीन मानिए अगर आप हमारे साथ लगातार सक्रिय हैं महासंघ के साथ, तो वो सेशन आने वाले समय में आपके इसी में जुड़ जाएगा, केसबुक सीरीज में जुड़ जाएगा, क्योंकि केसबुक सीरीज आपकी डिमांड पर चलती है, पता होगा आप लोगों को, केसबुक सीरीज हमेशा आपकी डिमांड पर चलती है। आप लोग डिमांड करेंगे सर हमें उसमें आप ये भी सिखाइए, तो बिल्कुल वो चीज भी इंक्लूड कर दी जाएगी, लेकिन तभी। और मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हमें देने हैं, आप लोगों को एडिशनल बेनिफिट्स देने हैं, लेकिन उसके लिए हमने कैलकुलेशन ली हुई है यार, 10,000 लोग हमारी चीज को देखेंगे, 10,000 लोगों तक मैसेज जाएगा, देखता नहीं है कोई 10,000 तक, 10,000 लोगों तक मैसेज जाएगा, 1,000 लोग उस मैसेज को खोलेंगे, 100 लोग उस पर ध्यान देंगे, और अगर 10 भी हमारे काम के निकले तो एक एक संस्था को 10,000 का फायदा हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी डेमोग्राफिक ऐसी डेमोलाइज की गई हैं, कुछ चीजें ऐसी असेंबल की गई हैं कि हम चाह रहे हैं कि अगर एक एक व्यक्ति ने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया तो एक एक व्यक्ति से 10,000 का फायदा हर एक एनजीओ को मिल सकता है। प्राथमिकता मिलेगी सक्रिय संस्थाओं को, वहां से शुरू होंगे सबके साथ, वही एक्सपेरिमेंट हम करते हुए चलेंगे। तो एक बार छोटा सा प्रयास है करके देख लीजिए। अगर देखिए हमारा और आपका काम होता है प्रयास करना, आपने प्रोजेक्ट राइटिंग सीखी, सीखने का मतलब थोड़ी कि प्रोजेक्ट हमें मिल गया, आप अप्लाई भी करेंगे, क्या पता अप्लाई करने के बाद भी मिले ना मिले, तो हमारा आपका प्रयास है प्रयास करना। आप और हम प्लीज प्रयास तो करें, प्रयास करेंगे। मेरा भी एक प्रयास ही है वो कि मैं चैनल पे जैसे 10,000 सब्सक्राइबर होंगे तो कुछ संस्थाओं को फायदा दे सकूं, प्रयास है मेरा। हमारी आपकी मेहनत सफल होगी नहीं होगी वो परमात्मा के हाथ में, प्रयास तो करके देखें एटलीस्ट। मन में ये मना रहे हमने प्रयास नहीं करा, लेकिन प्रयास सर तभी होगा 10,000 लोग के पास नोटिफिकेशन जाए, 1,000 लोग देखने का प्रयास करें, 100 लोग समझें, और 10 लोग इंप्लीमेंट करें। ये मेरा ग्राफ कह रहा है। इस ग्राफ की स्टार्टिंग ही हो रही है 10,000 से। मुझे 10 लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपने काम में लेकर आना, इन्वॉल्व करवाना है आपके साथ, तो ऑब्वियस सी चीज है कि मुझे ऐसे 100 लोग चाहिए जो मेरी बातों को ध्यान से सुनते हो। ऐसे 100 लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे कम से कम 1,000 लोगों को अपनी चीज दिखानी होगी, और 1,000 लोगों को अपनी चीज दिखाने के लिए मुझे 10,000 लोगों तक अपना मैसेज कन्वे करना पड़ेगा। तो चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर ही नहीं है ना। कोशिश कीजिए, जिन लोगों ने किए हैं सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आपने अपने लिए प्रयास किया है। जिन्होंने अभी तक नहीं प्रयास किया वो भी प्रयास करना स्टार्ट कर दीजिए। 5 दिन और बचे हुए हैं, जब तक आपका सेशन एंड हो तब तक एक नई खुशखबरी आपको मिल जाए कि भाई अब फेसबुक सीरीज आ गई है वापस, और सब कुछ वहां फ्री शुरू हो गया वापस से। तो प्लीज सर जिस जिसने किया मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने हमारे लिए सबके लिए प्रयास किया। ये प्रयास आपके अपने लिए भी है, हमारे लिए भी है, और सबके लिए भी है। सबकी ओर से शुभकामनाएं सर आपको, सबकी ओर से धन्यवाद जिसने प्रयास किया। और ये प्रयास सर यहां तक रुकना नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जो है सब्सक्राइबर पर प्लीज ध्यान देंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को। गुड नाइट जी।